लेवू ही रेहाना, रेहाना आर यू देयर? चलो ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। अब हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक हमने छोड़ा था, मैंने आपको सारा का सारा ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में बता दिया था, जिसमें हमारे पास 4 वॉल्यूम्स था, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। ये 4 वॉल्यूम्स हमने देखा था। फिर इन्हीं वॉल्यूम्स के एडिशन से हमारे पास अलग अलग कैपेसिटी बन के आया था। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हमारी जो गैसेज है उनका एक्सचेंज एग्जैक्टली कैसे होता है। तो बच्चा ये पार्शियल प्रेशर आप लोगों को याद रखना है, हमेशा इसको याद रखना ही रखना है। अब कैसे याद रखना है इस टेबल को मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में बताऊंगी। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो हमको ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से कहाँ लेके आना है, लंग्स के एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई से उसको किधर लेके जाना है, ब्लड में, और ब्लड में कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, और फिर ऑक्सीजनेटेड से उसको टिश्यूज में लेके जाना है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना है, 159। अगर हम ऑक्सीजन का परसेंटेज देखें 21% होता है ना, तो इसको पता है कैसे निकाला है, 21/100 इंटू 760, ऐसे इसको निकाला है हमने। देखना यही आ जाएगा क्या, 760 होता है या फिर क्या होता है, 21%/100 इंटू 760, यही आ जाएगा ना 159। यस मैम। और फिर एल्वियोलाई के अंदर, अब हमने देखा एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई के अंदर कम है, तो इधर हाई है, इधर से एल्वियोलाई में चला जाएगा। फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है, एल्वियोलाई में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से कहाँ डिफ्यूज कर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर टिश्यूज के पास और कम है, तो ये यहाँ से टिश्यूज के पास चला जाएगा। अब टिश्यूज क्या करेंगे, टिश्यूज के पास क्या बन रहा था मैम, व्हाट इज 760 बेटा, 760 इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है एक गैस का, तो उस गैस की कितनी परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, उसकी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कर दो। दीपा कोई डाउट है बेटा? नो मैम। चलो यहां तक हमको समझ में आ गया। अब हमको पता है CO2 कहाँ बनेगा, टिश्यूज में, तो टिश्यूज के अंदर CO2 ज्यादा है, टिश्यूज से किधर आएगा ये आपका, ब्लड के अंदर आएगा, और फिर ब्लड से किधर, एल्वियोलाई में, और फिर एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में। अब मेन चीज आती है इस टेबल को याद कैसे रखेंगे, तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसको याद रखना चाहो याद रख लेना, नहीं तो परसेंटेज से निकाल लेना। ऑक्सीजन की परसेंटेज हमको याद रहती है 21% होती है, और CO2 की 0.03% या फिर 0.3%, यस मैम। 0.03%, तो उसको मतलब बाय 100 इंटू 760 करके निकाल दोगे तो 0.3 आ जाएगा आपका आंसर। फिर आपको क्या याद रखना है, देखो ऐसे सीक्वेंस बनाना ये क्या आएगा ना आपका क्वेश्चन में, ऐसे टेबल बन के आ जाएगी, और टेबल में यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे A लिख देंगे, यहाँ पे B लिख देंगे, ऐसे यहाँ पे C लिख देंगे, ऐसे आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ये बना लिया आपने, देखो सीक्वेंस फिर से देखो, 40-40 का सीक्वेंस है ये, तो सब में 40-40 फिल कर दोगे। यस मैम। और फिर जो बचा 45 कितना होता है, 90, तो यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों का एडिशन, 90 के अराउंड आएगा, 95 याद रखना है। और फिर 95 से बस इसको थोड़ा सा याद रख लेना, 104 होता है, एक दो बार पढ़ोगे आपको टेबल याद हो जाएगी। 104, 95 ये दो याद रख लेना, फिर वो 40 वाला सीक्वेंस आपको याद आ जाएगा, 45, 45, 90, 95, 104। कर लोगे टेबल? यस मैम। हमारे पास क्वेश्चन आता है इस टेबल से, एक हमारे पास क्वेश्चन आता है इस डायग्राम से। अब ये डायग्राम हमको क्या बता रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ये हमको बता रहा है कि जब हमने इंस्पायरेशन किया तो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, 159, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 0.3 है, और एयर के अंदर कितना है, 104, तो एयर अंदर की साइड है। फिर यहाँ से ब्लड के साथ गई, ब्लड में किस वेसल के अंदर है आपका ब्लड, पल्मोनरी, यस मैम। पल्मोनरी वेन, इसको हमारे ब्लड को किधर लेके आएगी, आपके हार्ट के पास लेके आएगी। अब मैंने आपको जब वो डायग्राम समझाया था वहां पे समझाया था ना, ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, तो इस राइट हैंड है, तो इधर मेरे हार्ट का कौन सा पार्ट है,
लेफ्ट, और ये मेरा Left. लेफ्ट हैंड है, तो इसी के जस्ट सामने वाला मेरा कौन सा पार्ट है? Right. राइट। राइट कहने के लिए सही होता है, बट जरूरी नहीं वो हमेशा सही होता है। तो राइट हमेशा सही नहीं होता, इसलिए राइट कैसा ब्लड रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसके अंदर जीनेटेड ब्लड, जिसके अंदर CO2 ज्यादा है। और ये कौन सा ब्लड? लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर हमारे पास आती है पल्मोनरी वेन। क्या काम करती है पल्मोनरी वेन? आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ आ रही है? हार्ट में, और फिर हार्ट इसको कहाँ तक लेके जा रहा है? पूरे बॉडी टिश्यूज तक लेके जा रहा है। तो पल्मोनरी वेन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 95। टिश्यूज के पास कितना था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? 40। 40. ठीक है, ऐसे इधर से हमारे पास ये टिश्यूज इसको क्या दे रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले किस में जाएगा? हार्ट में, और फिर हार्ट इसको कहाँ पे भेज देगा? लंग्स में। किसके थ्रू भेजेगा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अभी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी सब नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं याद कराऊंगी। अगर ये डायग्राम कहीं पे भी इसकी कुछ भी लेबलिंग लिख के आ जाती है, पल्मोनरी वेन की जगह A लिख के दे दिया, इधर B लिख के दे दिया, तो आप बता दोगे ना क्या कौन सा पार्ट क्या है? चलो, अगर ये आप कर सकते हैं देन इट्स वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये क्या है हमारे पास? एल्वेलाई। इसके ऊपर भी बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ पे भी लेबलिंग कराते हैं आपसे। क्वेश्चन में याद रखना, इधर से एयर आ रही है किधर? एल्वेलाई में। मैंने आपको बताया था एल्वेलाई की जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, इसीलिए उसके अंदर से गैसेस इजीली डिफ्यूज हो सकती है। तो एल्वेलाई यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे, क्वेश्चन ये आएगा कि आपका डिफ्यूजन में कितनी मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती है? तो एक तो आपकी एल्वेलाई की खुद की मेम्ब्रेन, और एक ब्लड की मेम्ब्रेन, ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन, और जो उनके बीच में सब्सटेंस है, जो उनके बीच में स्पेस है, एक उसकी मेम्ब्रेन। तो 3 मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हुई या नहीं हुई डिफ्यूजन में? तो हाईलाइट करो अपनी एनसीईआरटी में कि भाई जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो कितनी लेयर से बना हुआ है? 3 मेजर लेयर से बना हुआ है। सबसे पहले एल्वेलाई की लेयर। एल्वेलाई की लेयर क्या है? थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, बहुत थिन है। स्क्वामस मतलब स्क्वायर शेप की एपिथेलियल सेल्स वहां पे प्रेजेंट है। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। फिर वहां पे नेक्स्ट है, बीच में एक सब्सटेंस बिल्डअप है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, या फिर इसको बेसमेंट सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में है। फिर ब्लड कैपिलरी की कौन सी लेयर है? एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। तो ये दोनों का नाम याद रखना है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, और ब्लड कैपिलरी की कौन सी? एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। क्लियर? तीनों मेम्ब्रेन्स याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज आते हैं कि हमारा ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होके कहाँ आ गया? ब्लड के अंदर आ गया। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आ गया है। अब क्या कोई चीज ऐसी है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकती है? डिफ्यूजन को कम और ज्यादा कर सकती है? जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है, जो भी लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो सिगरेट स्मोकिंग वाले लोगों को आपने देखा होगा उनको जनरली खांसी वगैरह होती रहती है, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स उनको मिलती है। क्यों? क्या होता है? जब वो सिगरेट स्मोक करता है ना, तो उसका वो जो धुआं होता है ना, वो क्या करता है? एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन जो है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो अगर मेम्ब्रेन के अंदर कोई डैमेज आएगा तो डिफ्यूजन भी अफेक्ट होगा, नहीं होगा? Yes, ma'am. डिफ्यूजन अफेक्ट होगा तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन अफेक्ट होगी। तो पहली चीज है कि डिफ्यूजन को कौन अफेक्ट कर सकता है? आपकी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा है, और ये बोलते हैं कि अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर डिफ्यूजन कराना है ना, तो इसकी जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो लेस देन 1 mm होनी चाहिए। एक सुटेबल डिफ्यूजन कराने के लिए कितनी थिकनेस होनी चाहिए हमारी एल्वेलाई की मेम्ब्रेन की? 1 mm। 1 mm से ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम आएगी डिफ्यूजन में, चीजें डिफ्यूज नहीं हो पाएंगी। सेकेंड चीज, ब्लड के अंदर जो गैस जा रही है वो ब्लड के अंदर इजीली सोल्यूबलाइज हो जानी चाहिए।
घुल जानी चाहिए उसके अंदर। तो अगर वो गैस ब्लड के अंदर घुल नहीं पा रही है तो तब भी डिफ्यूजन इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा मैम। होगा मैम। है ना? तो यही वो चीजें हैं जो आपकी क्या डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगी। क्या अफेक्ट कर रहा है? सबसे पहले थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सेकंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, गैस कितनी ज्यादा सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस भी अफेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकती है? किस गैस की यस कॉन्सेंट्रेशन मैम। ज्यादा है, किसका कम है, या कॉन्सेंट्रेशन ना लिख के इसको आप पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ब्लड के अंदर। जैसे आप लोगों ने एक एग्जांपल, सर्दियों में जनरली क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं ना, अपने आसपास वो बॉन फायर वगैरह जलाते हैं, मतलब वो आग जला के रख लेते हैं और उसके आसपास बैठे रहते हैं। बट बहुत सारे गांव वगैरह रीजन्स में आपने देखा होगा, सुना भी होगा ऐसे केसेस कि लोग क्या करते हैं ना, कोयले वगैरह की आग जलाते हैं और उसको रूम में रखते हैं। और सर्दियों में आपको पता है दरवाजे विंडोज सब बंद करके रखते हैं ताकि हवा ना आए ठंडी। यस मैम। यस मैम। ऐसे आपने एक्सीडेंटल केसेस यस सुने मैम। कि ऐसा रख के लोग सो गए और फिर सुबह उठ के देखा सबकी डेथ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस उसका मैम। रीजन पता है? उसका रीजन क्या होता है? मैम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है तो वो हाँ यस मैम। घटा देता है फ्लो ब्लड का। एग्जैक्टली, बिकॉज वो जो बर्न होता है ना उसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा है। पता है कितना ज्यादा है? 200 टाइम्स ज्यादा है। तो जब आपने अपने रूम में ऐसे कोई आग वगैरह लगा के रख लिया है और आप सो गए आराम से, तो सोते टाइम आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आपने तो अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड रखा हुआ है बहुत सारा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के साथ फटाफट सॉल्युबल होकर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, डेथ हो जाएगी। यस मैम। ठीक है, तो ये मेजर कोज होता है इस चीज का। ठीक है, और अगर कोई इंडिविजुअल को एकदम अचानक से आंख खुल जाए तो उसको कुछ ना कुछ डिफिकल्टी बॉडी में होगी, उसको एकदम से सफोकेशन फील होगी, उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिली है। तो कैसे वो मूव कर पाएगा? क्लियर? तो आपका जो सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका 200 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। और अगर आप CO2 और ऑक्सीजन की कंपैरिजन करो ना, तो इसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी पता है किसकी होती है? CO2 की ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। CO2 की मैम। कितनी टाइम ज्यादा होती है? 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक और कहानी सुनाती हूँ आपको। आपने वो सुना होगा अपनी दादी वगैरह लोगों से कि रात में ना कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाता है। यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। उसका रीजन? वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड हाँ छोड़ता है जी ना। मैम, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाँ, क्योंकि जो कार्बन प्लांट डाइऑक्साइड। होता है ना वो दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं लेकिन वो रात में CO2 रिलीज करते हैं। और वो आप प्लांट के नीचे सोएंगे, पेड़ के नीचे सोएंगे तो आपको ज्यादा CO2 मिलेगा, और CO2 का डिफ्यूजन ज्यादा है, 20-25% ज्यादा है, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो भूत वूत पता है क्या होता है ना, जितने भी हमारे मतलब ओल्ड जनरेशन्स थी वो चीजें बिल्कुल सही बोल देता। आप उनका कोई भी लॉजिक ले लेना, हर एक लॉजिक में साइंटिफिक रीजन मिलेगा, हर एक लॉजिक में। यस मैम। यस मैम। कोई भी लॉजिक लेके देखना। लेकिन वो होता है कि हम जब छोटे होते हैं हमें उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता होता है, लेकिन हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो हमको साइंटिफिक रीजंस उसके पीछे पता चलने लग जाता है जो उनको नहीं पता होंगे। आप अपनी दादी या जितने भी आपके घर में सीनियर सिटीजन होंगे उनसे पूछ के देखना, उनको नहीं पता होगी ये चीज, लेकिन हमें पता है आज के टाइम में ये। जैसे होता है शादियों का सीजन होता है, तो शादियों के सीजन में वो हल्दी क्यों लगाई जाती है? लोगों ने अब उसको रस्म बना दिया, गेम में बना दिया है, लेकिन वो हल्दी किस लिए लगाई जाती थी? हल्दी इज अ एंटीऑक्सीडेंट, स्किन ग्लो कराती है, इसलिए हल्दी लगाते थे। यस पहले के मैम। टाइम में क्या होता था, जो भी जितने भी पहली जनरेशन थी वहां पे कोई फेशियल वेशियल्स तो होते नहीं थे कि प्री ब्राइडल सेशंस हो रहा है, फेशियल हो रहा है, ये सब हो रहा है, नहीं होता था ना उस टाइम पे। कोई इतने अच्छे अच्छे फेस पैक नहीं लगाती थी लेडीज, तो उनको क्या करते थे, उनको नेचुरल तरीके से उनकी ब्यूटी को इम्प्रूव करते थे, वो कैसे? हल्दी वगैरह लगा के। और उसी को अब लोगों ने क्या बना दिया, एक रस्म बना दिया, गेम बना दिया।
और वही हमारे टाइम में अब रिचुअल बन गया है। यस मैम। कोई भी रीजन है ना, कोई भी रस्म है, कोई भी आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे आपको रीजन जरूर मिलेगा, हर साइंटिफिक रीजन होगा गारंटेड उसके पीछे। तो अगर आपको आपके बड़े कुछ भी चीज सिखाते हैं ना, तो उसको कभी मना नहीं करना है, सिंपली ये करना है कि उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन उनको समझाना है। तो यस मैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। ये याद रखना है बच्चे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 25%। तीनों मेम्ब्रेन्स का नाम याद होना चाहिए और टोटल थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो याद होनी चाहिए। 4 क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैम अब तो पूरी दुनिया फिल्टर पे चले, बेटा रियल लाइफ में फिल्टर थोड़े ना लगाओगे, सेल्फीज में ही तो फिल्टर लग जाता है, रियल लाइफ में तो जैसे दिखते हो वैसे ही दिखोगे। सोशल मीडिया होती है फिल्टर्स पे, रियल लाइफ में नहीं चलते फिल्टर्स। हाँ बस वो फिल्टर आप ये बोल सकते हो कि मैम मेकअप कर लिया किसी ने तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, मेकअप को बोल सकते हो फिल्टर। चलो, अब ये हमने देख लिया कि भाई हमारी जो गैसेस है उनका डिफ्यूजन कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारी गैस है वो ब्लड के अंदर सोल्यूबलाइज कैसे होंगी, ब्लड के किस कंपोनेंट के साथ हमारी गैसेस सोल्यूबलाइज होंगी। तो आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का बता देती हूँ एंड CO2 का। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर आपका जो कितने परसेंट होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, 97%। 7 और रेस्ट 3% आपका प्लाज्मा के थ्रू डिफ्यूज होता है। इफ वी टॉक अबाउट CO2, तो यहाँ पे 70% आपका जो CO2 है वो बाई कार्बोनेट की फॉर्म में डिफ्यूज होता है। 20 से 25% हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। कितना बच गया? 7%, यस मैम। अराउंड 7-8, इतना ही मान के चलो। यस मैम। यस मैम। ये होता है प्लाज्मा के थ्रू। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना है आपको। परसेंटेज कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होगी और क्या बना लेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यस मैम। सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। और यहाँ पे जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ मिक्स होगी तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगी। और प्लाज्मा के अंदर तो नॉर्मल सोल्यूबल होके जाएगी यहाँ पे भी। तो हमको पढ़ना क्या है? हमको ये बाइकार्बोनेट वाला पढ़ना है। बाइकार्बोनेट पता है ना, H2CO3 कार्बोनिक, इससे HCO3 नेगेटिव, इसको बाइकार्बोनेट बोलता है। तो हमको ये पढ़ना है कि भाई CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होगा, यही पढ़ना पड़ेगा ना हमको। हीमोग्लोबिन वाला तो जरूरत नहीं है हमको। तो अब हम इसी को पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा CO2 है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे डिफ्यूज होगा। CO2 कहाँ बनेगा? हमारे टिश्यूज में। तो लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, एक टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर क्या क्या चल रहा है? C6H12O6 का ब्रेक डाउन चल रहा है, जिससे मेरे को मिल रहा है CO2 प्लस H2। ठीक है, इसी टिश्यू के पास में है मेरे पास क्या, एक दिस इज योर RBC। RBC पता है ना, रेड ब्लड सेल। यस सर। तो यहाँ पे जो CO2 का कौन सा, अब ये वाले प्रोसेस को ना बेटा बहुत ध्यान से सुनना, एक एक लाइन जो मैं बता रही हूँ, कहीं पे समझ में नहीं आएगा हैंड रेज करके बोल बता देना कि मैम फिर से बता दो, बट ये अच्छे से समझ लेना। CO2 कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्या होगा CO2 में? 7% CO2 तो RBC के बाहर प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में डिफ्यूज होके चली जाएगी। ठीक है, और बाकी 20 से 25% CO2 किसके साथ कंबाइन हो जाएगी? हीमोग्लोबिन के साथ, और HbCO2 बना के ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। बाकी जो 70, ये कितना है? 25% लिख लो, चलो इसको 25% आपकी किसके थ्रू जा रही है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब जो ये बाइकार्बोनेट है इसमें कैसे होगा? देखो कैसे होगा। 70% CO2 RBC के अंदर आएगी, RBC के अंदर आई और इसने क्या किया,
आपकी आरबीसी के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर के साथ कंबाइन हो गई, CO2 वाटर के साथ कंबाइन हो गई और इसने बना लिया H2CO3। H2CO3 इज योर कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने आपका क्या मतलब कार्बोनिक एसिड बना कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से। यहां तक समझ में आया क्या रिएक्शन हुआ? अब यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, इस H2CO3 को कन्वर्ट करा देगा H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। ये क्या बन गया मेरे पास, बाइकार्बोनेट आयन बन गया नहीं? इस रिएक्शन को भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही कराएगा। रिएक्शन क्लियर है? पहले CO2 H2 के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाया और फिर उस एसिड ने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया अपने अंदर से और एक आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर जैसे ही ये आयन की फॉर्म में बना, ये एक बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर निकल के कहां पे आ गया, इनटू प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर आ गया ये, और प्लाज्मा के अंदर था हमारा NaCl। NaCl ब्रेक हो गया किसमें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो इसने क्या करा, HCO3 नेगेटिव ने Na के साथ कंबाइन कर लिया, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन गया, NaHCO3 बन गया। बन गया नहीं बन गया NaHCO3? अब ये NaHCO3 प्लाज्मा के अंदर घुल गया आराम से और फिर लंग्स तक पहुंच जाएगा, मतलब पहले हार्ट तक पहुंचेगा और फिर लंग्स तक। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई, अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया, तो अंदर नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। प्लाज्मा में कौन सा नेगेटिव चार्ज है, Cl। तो हमने क्या किया, इस Cl को उठा के अंदर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि चार्ज को मेंटेन करना है ना, हमको चार्ज को मेंटेन करके चलना है। तो इसमें हम क्या करा रहे हैं, क्लोराइड शिफ्ट करा दिया हमने। क्यों क्लोराइड शिफ्ट कराया, टू मेंटेन आयनिक ग्रेडियंट। आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए मैंने क्लोराइड शिफ्ट कराया। यस मैम। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को जब हमने क्लोराइड शिफ्ट कराया, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है हैम्बर्गर फेनोमेनन। हो गया 70% हमारा CO2 बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसफर। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, सोच के देखो जरा, थोड़ा केमिस्ट्री वाला माइंड लगाओ। अंदर H पॉजिटिव आयन आ गए हैं, तो इसका मतलब मेरा जो आरबीसी है, अगर उसके अंदर H पॉजिटिव आते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता चला जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। यस मैम। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यस मैम। तो क्या करेंगे, अब ये H पॉजिटिव क्या करता है ना, ये H पॉजिटिव किस पे वर्क करता है, देखो यहीं पे आरबीसी के अंदर मेरे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी होगा, जिसको ऑक्सीजन किसको देना है, टिश्यू को देना है। तो ये आपका H पॉजिटिव इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसका डिसोसिएशन करा के खुद इसके साथ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ताकि ऑक्सीजन टिश्यू में चली जाए। यस काजल। मैम ये H पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। देखो हमने ये देख रहे थे कि हम चलो बाइकार्बोनेट आयन के साथ तो सही कर रहे हैं, उसको बाहर भेज दिया हमने, और बाहर अंदर नेगेटिव की कमी होगी तो हमने अंदर क्लोराइड भेज दिया, यहाँ तक सही है। लेकिन ये जो H पॉजिटिव बन रहा है इस रिएक्शन में, ये H पॉजिटिव मेरे आरबीसी को एसिडिक बना रहा है, नहीं बना रहा है? यस मैम। तो हम क्या करें, अब आरबीसी को एसिडिक थोड़ी ना छोड़ सकता है, हमारा ब्लड एसिडिक तो होता ही नहीं है। यस मैम।
तो हम क्या करेंगे, अब ये H पॉजिटिव क्या करता है ना, आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन दिख जाता है इसको, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है इसका दुश्मन, बिल्कुल। और ये क्या करता है, ये इसके ऊपर एक्ट करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है, ऑक्सीजन अलग हो गया और खुद हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और इसका नाम होता है हीमोग्लोबिनिक एसिड। और ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी कहाँ, टिश्यू में, क्योंकि हमको तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को अलग करना ही था ना, ऑक्सीजन को टिश्यू में भेजना था। यस सर। हो गया, तो अब अंदर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे एक बफर की तरह वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस मैम। यस मैम। यस बफर, मैम। बफर क्या होता है, जो पीएच को ना तो बढ़ने दे ना कम होने दे, पीएच को मेंटेन करके रखवाने वाला। तो HbO2 तो पीएच मेंटेन करवा रहा है यहाँ पे। यस मैम। तो ये हो गया हमारा पूरा यस मैम। क्लोराइड का ट्रांसफर। अब बताओ, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, अब ये समझ में आ गया है हमको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक भी इससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है, उसका नाम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। मेरी राइटिंग आजकल बड़ी खराब हो गई है। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। बेटा ये कर्व ऐसा है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है। अगर इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा जरूर, चांसेस बहुत रहते हैं। ये कर्व कैसा है, इसकी शेप है सिग्मॉइड कर्व है ये। सिग्मॉइड मतलब ऐसे शेप ना। यस मैम। यस किस मैम। किसके बीच में कर्व है ये कर्व है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके बीच में कर्व है। अब आप मेरे को पहले ही बताओ, क्या आपको सैचुरेशन का मतलब पता है? सैचुरेशन क्या होता है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। सैचुरेशन, चलो ऐसे समझाती हूँ। एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर चीनी घोल रहे हो, घोलते जा रहे हो, 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, घोलते जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आता है कि चीनी घुलनी बंद हो जाती है। यस यस मैम। मैम। तो Yes, जिस ma'am. टाइम पे चीनी घुलनी बंद हो गई, उसको बोलेंगे कि आपका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जैसे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी तो पढ़ा था ना, CO2 सैचुरेशन, कि भाई 360 के ऊपर जाओगे ना तो हमारे C4 प्लांट जो है 360 पे वो सैचुरेट हो गए। 360 से ऊपर जाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, Yes, है ना? ma'am. ऐसे ही हमारे पास C3 के लिए था। तो यहाँ पे भी वही है, क्या है कि भाई जैसे अगर आपने देखा जो हीमोग्लोबिन होता है कैसे बना होता है, आपका हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। तो Yes, ma'am. हीमोग्लोबिन के Yes, पास ma'am. 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मतलब ऐसे समझना, हीमोग्लोबिन के 4 हाथ हैं, और हीमोग्लोबिन के अपने हीमोग्लोबिन को ही तो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाना है ना। Yes, तो ma'am. इसके 4 हाथ हैं, तो कितने ऑक्सीजन लेके जाएगा ये अपने साथ? Four oxygen. और ऑक्सीजन, है ना? तो अब जब हीमोग्लोबिन ने एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा, तो कितना परसेंट सेचुरेट हुआ? आउट ऑफ द 4 एक के साथ बाइंड किया, 25% हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। फिर जब इसने एक और के साथ कर लिया, 4 में से 2 यूटिलाइज हो गए, कितना परसेंट सेचुरेशन हो गया? 3 कर लिए तो 75% हो गया, चारों कर लिए तो 100% सेचुरेटेड हो गया। तो यहाँ पे भी इस ग्राफ में भी तो यही है, देखो हम जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, पहले परसेंटेज सेचुरेशन 25% आया, और बढ़ाया, आपका आ गया कितना? 50%। और फिर ऐसे ऐसे करके ये पूरा का पूरा ग्राफ इसको कैसे बना देता है? सिग्मोइड कर्व बना देता है इसको ऐसे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि भाई कितना भी बढ़ा लो, अब मेरे पास हाथ बचे ही नहीं है, मैं कहाँ से तुम्हारा ऑक्सीजन लेके जाऊंगा?
आगे आगे मना कर देगा ना, क्योंकि हाथ ही नहीं है इसके पास। यस मैम। तो इस कर्व को हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। क्लियर, यहां तक समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट चीज यस लिखिए मैम। कि भाई जो हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड, कितना ऑक्सीजन है, मतलब 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 4 ml ऑफ ऑक्सीजन लेके जा सकता है। और अगर हम बात करेंगे ब्लड की, तो 100 ml ऑफ डीऑक्सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या लेके जाएगा? CO2। तो वो अपने साथ 5 ml ऑफ CO2 लेके जा सकता है। ये डेटा है पूरा। याद रहेगा, ऑक्सीजन 4 और CO2 तो ऑब्वियसली 20 से 25% ज्यादा लेके जाता है, 20 से 25%। तो 25% ज्यादा का मतलब एक और मॉलिक्यूल ज्यादा लेके जा रहा है। जान? यस मैम। यस मैम। चलो, यहां तक हमको समझ आ गया है। अब इस कर्व के अंदर ना कुछ डिफिकल्टी आ जाती है। क्या डिफिकल्टी आती है? कभी ये कर्व तो आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, और कभी जब इसका मन करता है ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो इस कर्व के अंदर दो शिफ्ट देखी जाती है। एक है ये इधर वाली राइट शिफ्ट, क्योंकि राइट साइड शिफ्ट हो रहा है ये, और एक है आपकी ये लेफ्ट साइड लास्ट। बताओ, समझ आया इतना? यस मैम। यस मैम। अब हमको ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पढ़नी है। यहाँ पे भी वही वही सही का सेम काम है। राइट हमेशा राइट नहीं होता, वो गलत काम भी करवा सकता है। तो राइट क्या कर रहा है? जो राइट शिफ्ट है, वो राइट शिफ्ट को हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट, और लेफ्ट शिफ्ट को हम बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। आप साथ साथ लिख रहे हो क्या चीजें? यस मैम। यस मैम। चलो फिर तो सही है। ठीक है, अब मैं आपको ये बोहर्स और हेल्डेन, मैं आपको बोहर इफेक्ट बताती हूँ और आप हेल्डेन इफेक्ट मुझे खुद लिख के दिखाओगे। तो ध्यान से समझना, बोहर इफेक्ट क्या करता है ना, बी से बोहर और बी से ब्रेक डाउन। तो ये क्या कराता है? कर्व किसका है ये? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का। तो ये क्या कराता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन कराता है। मतलब HbO2 को किसमें तोड़ता है? Hb प्लस O2 में तोड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करा रहा है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन करा रहा है। यस मैम। अब ये जो डिसोसिएशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ये किस कंडीशन में होगा? कब हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का साथ छोड़ेगी? मैम जब H+ आयन कंबाइन करेगा। हाँ, अब H+ याद रहे तो H+ याद रखना, नहीं तो ऐसे याद रखना कि भाई हमारा जो है ना ऑक्सीजन टूट रहा है हीमोग्लोबिन से, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कम पड़ गया है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया है। यस अगर मैम। ऑक्सीजन का कम है तो किसका ज्यादा होगा फिर? CO2। CO2 का। CO2 का ज्यादा होगा। CO2 एक कैसी गैस है? एसिडिक गैस है ना? डीऑक्सीजनेट। यस मैम। यस मैम। CO2 एसिडिक गैस है ना? तो अगर Yes, ये ma'am. एसिडिक गैस है तो मीडियम कैसा होगा, कैसा होना चाहिए यहाँ पे? एसिडिक। Acidic तो इसका होना मतलब H पॉजिटिव हाई होंगे, और जो हमने अभी हैमबर्गर फेनोमेनन में भी देखा था कि H पॉजिटिव हाई है तो वो हम तोड़ेंगे हमारे ऑक्सी यस हीमोग्लोबिन को। मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एसिडिक है तो पीएच क्या होगी? कम होगी एसिडिक मीडियम में, बेसिक में ज्यादा होती है। CO2 गैस ही ग्लोबल वार्मिंग कराती है, आपने सुना होगा, ग्लेशियर्स हमारे पिघल जाते हैं। तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। बस यही चीजें याद रखनी है कि जब हमारे ब्लड के अंदर या आरबीसी के अंदर ये वाली कंडीशन होंगी, तब तब हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा।
तो ये क्या कहलाता है हमारा, राइट शिफ्ट कहलाता है। अब मेरे को लेफ्ट शिफ्ट आप खुद लिख के दिखाओ। लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होगा किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अब आप बताओ मेरे को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कब होगा, क्या कंडीशन चाहिए हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनवाने के लिए, मतलब एचबी, कंसंट्रेशन कम चाहिए। मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मतलब ऑब्वियसली O2 ज्यादा है, तो CO2 कम हो जाएगा। यस फिर मैम। अगर यस CO2 कम मैम। है, CO2 एसिडिक गैस है, तो मीडियम कैसे हो जाएगा, बेसिक बेसिक। OH माइनस। H पॉजिटिव कम हो जाएंगे, OH माइनस लिख लो, हो जाएंगे। और टेम्परेचर भी कम हो जाए। डिक्रीज। बस यही तो खेल है सारा। आगे समझ में। यस मैम। यस मैम। चलो अब जरा एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ, एनसीईआरटी क्या लिखती है, ये देखो ये सारा। मैंने आपको अभी ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बताया, 97%, 3%, 20 से 25%, 70%, 7%। डेटा लिख लिया हमने सारा। अब नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ये हमको बोलेंगे कि भाई तुमको एक कर्व पढ़ना है, कि भाई हीमोग्लोबिन कैसे है, रेड कलर का होता है, ऑक्सीजन बाइंड करके क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो यहाँ पे कर्व का ये रहा, सिग्मोइड कर्व बनता है। कब बनता है, जब हम परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का किसके साथ प्लॉट करते हैं, ऑक्सीजन। इस कर्व को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये रहा हमारा पूरा कर्व। इस कर्व में क्या क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन, ये सब हमको पढ़ेंगे। अब जब आप इसको पढ़ लोगे ना अच्छे से, आपको सब समझ आ जाएगा खुद से, जो मैंने आपको शॉर्ट में लिखवा दिया है। फिर वो जो साइड में डेटा लिखा है तेरा, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml, नहीं भाई 4 ml करता है, CO2 करता है 5 ml, इसको 4 ml करना, ठीक है। फिर CO2 का ट्रांसपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन में 20 से 25% होता है। कब होगा, जब CO2 हाई होगा तभी ना, O2 लो होना चाहिए, यस मैम। तब होगा यस ये। मैम। और इस केस में क्या हैमबर्गर फेनोमेनन हमने देखा था, ये रहा आपका हैमबर्गर फेनोमेनन, ये रहा देखो, CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज से कार्बोनिक एसिड बना, फिर यही इसको ब्रेक करा देता है, ये रहा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 4 ml ऑफ CO2। आई गेस हम ही उल्टा तो नहीं कर रहे ना, 4 ml 5 ml। आई नीड टू चेक दिस, क्योंकि ऑक्सीजन 4 ml ही लेके जाता है सिर्फ, CO2 वाला 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगी इसका एग्जैक्ट वैल्यू। अभी जो मैंने आपको लिखवाया आप उसी पे रहना, ठीक है। यस मैम। यस। यस मैम। और वो क्लोराइड शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता ही है, क्लोराइड शिफ्ट वगैरह सब लिख लोगे, CO2 लो है, ये सब सारी चीजें। अब आ जाते हैं हमारे रेगुलेशन पे। अब रेगुलेशन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट इज रेगुलेशन। रेगुलेट करना किसी चीज को, मतलब किसी चीज को मेंटेन करना, है ना। अब मेंटेन कैसे, उसको आप ऐसे समझो कि लेट सपोज अभी क्या हुआ ना, अनामिका है, अनामिका ने जिद पकड़ ली कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इनहेल नहीं करूंगी, मतलब ऑक्सीजन इनहेल नहीं करूंगी, सांस लेना बंद कर दूंगी। तो अनामिका की बॉडी में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, CO2 की सोचिए। कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना। उसकी बॉडी में CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, CO2 भी बढ़ेगा और H पॉजिटिव भी बढ़ेगा। यस मैम। तो यस जैसे ही मैम। उसकी बॉडी में CO2 और H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तो उसकी बॉडी में एक सिग्नल जनरेट होगा, सिग्नल जनरेट होगा। तो क्या है, देखो याद रखना, जैसे ही CO2 और H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ी, ये सिग्नल देगा आपके बॉडी के अंदर, आपके हार्ट जो होता है ना, हार्ट के ऊपर आयोटिक आर्क होता है और एक कैरोटिड आर्टरी होता है, वहां पे सिग्नल देगा। वहां पे क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया है, ये केमिकल ही है ना, CO2 और H पॉजिटिव यस मैम। केमिकल चाहिए। तो ये क्या करेगा, यस मैम। ये उस चीज को सेंस कर लेंगे, सेंसिटिव है बिकॉज ये सेंस कर लेंगे कि बॉडी के अंदर CO2 और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। और फिर क्या होगा, फिर
अनामिका की बॉडी में अचानक से एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा कि अब आपको क्या करना है, नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है बॉडी के अंदर, तो आपका इंस्पायरेशन रेट फटाफट बढ़ने लग जाए। होता है ना हमारी सांस फूलने लग जाती है एकदम से, कोई आपका ऐसे गला जोर से दबा ले, सांस फूलती है नहीं फूलती है, वो यस क्यों? मैम। क्योंकि आपके ब्रेन ने एक सिग्नल दिया, ब्रेन ने मॉडरेट किया कि आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ाना है फटाफट फटाफट से। ठीक है, अभी अचानक से क्या हुआ, अपेक्षा भी बैठी थी क्लास में पढ़ रही थी, अपेक्षा के सामने अचानक से शेर आगे खड़ा हो गया। अपेक्षा क्या होगा, डर जाओगी, डर जाएगी। है ना? और ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है जब डर लगता है? बढ़ जाता है। यस सर, बढ़ जाता दिल है। में धक 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 होने लग जाती है। यस सर। यस मैम। तो यस मैम। आपने अपनी आंखों से देखा शेर को, आपके लंग्स ने तो नहीं देखा, लंग्स के नो। पास आके, तो लंग्स को कैसे पता चला आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ाना है? ब्रेन। ब्रेन ब्रेन की वजह से। हाँ, ये ब्रेन की वजह से। जैसे ही आपके सामने शेर आके खड़ा हुआ, आपको एकदम डर लगेगा। आपकी बॉडी के अंदर एड्रिनल एक ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, वो ग्लैंड एकदम से इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करेगी। वो हार्मोन क्या करेंगे, आपके ब्रेन को सिग्नल देंगे कि ब्रीथिंग रेट बढ़ा दो फटाफट से। क्यों ब्रीथिंग रेट बढ़ा दो? अब अपेक्षा के सामने शेर आ गया, अब अपेक्षा बैठी हुई इसको देखती थोड़ी ना रहेगी, भागेगी ना वहां से, भागने के लिए एनर्जी चाहिए, यस मैम। एनर्जी चाहिएगी। एनर्जी के लिए यस मैम। ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए कि फटाफट फटाफट ऑक्सीजन मिले उसकी बॉडी को, ऑक्सीजन फटाफट से पूरी बॉडी में जाए, तो उसका ब्रीथिंग रेट के साथ हार्ट रेट भी बढ़ेगा, यस यस मैम। मैम। हार्ट रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि टिश्यूज तक फटाफट ऑक्सीजन जाएगी और टिश्यूज फटाफट उस ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनवाएंगे, ताकि अपेक्षा भागती रहे भागती रहे। यस मैम। तो ये सारे के सारे यस सिग्नल्स मैम। ऑटोमेटिक चलते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब पढ़ो जरा इसको, ये क्या लिखता है। ये बोलते हैं कि भाई जितने भी ह्यूमन बींग्स है ना, उनकी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी है, योग्यता है अपने रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने की। आपकी बॉडी की कैसी डिमांड है, उस अकॉर्डिंग उसको हाई कम कर सकती है आपकी बॉडी। और उसको कम करने में या हाई करने में हेल्प कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम में ही आपका ब्रेन आ जाता है। ठीक है, ये मत सोचना है नर्वस सिस्टम के आगे। आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट है मेड्यूला। जब मैं आपको ब्रेन वाला पार्ट चीजें पढ़ाऊंगी ना, सब आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये ब्रेन। मेड्यूला रीजन है जो आपकी सारी रेस्पिरेशन की चीजों को कंट्रोल करता है। होता है ना कि काम का बंटवारा कर दिया, जैसे अपेक्षा बड़ी बहन है और सिद्रा छोटी बहन है, तो अपेक्षा बोलेगी कि मैं एक काम करूंगी, मैं ना डेली घर में साफ सफाई किया करूंगी, तो सिद्रा बोल देगी ठीक है मैं किचन संभाल लूंगी। काम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं ना, डिवीजन ऑफ लेबर। ऐसे ही Yes, हमारे ma'am. ब्रेन ने किया हुआ है। ब्रेन ने एक Yes, पार्ट को ma'am. बोला हुआ है कि मैं सारा कम्युनिकेशन संभालूंगा, ब्रेन ने एक पार्ट को बोला हुआ है कि मैं सारा का सारा रेस्पिरेशन संभालूंगा, एक पार्ट ने बोला हुआ है मैं सारी मेमोरी संभालूंगा। क्योंकि ये थोड़े ना, अब ब्रेन के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं, सारे के सारे कंफ्यूज है, आपस में झगड़ा नहीं होने लग जाएगा, मैं तो ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, ये करूंगा। यस सर। Yes, ma'am. उनका झगड़ा ही सोल्व होता रहेगा, तब तक हमें तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है हमारे साथ। तो ये ऐसा नहीं होता, हर चीज के अंदर बहुत सिस्टमेटिक वे से चलता है। तो ऐसे ही आपका ये मेड्यूला है जो रिदम रेस्पिरेशन को आपको कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी की नीड को समझता है और उस अकॉर्डिंग आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो पहला रीजन है आपका ब्रेन का मेड्यूला। सेकंड, ब्रेन के अंदर एक और पार्ट होता है पोन्स, ये सब आप ब्रेन के अंदर पढ़ोगे। मेड्यूला आपका कैसा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। पोन्स को हम बोलते हैं आपका न्यूमोटेक्सिक सेंटर, नाम दे दिया इनका, न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ये भी आपके रेस्पिरेशन के रिदम को कंट्रोल करेगा। कब आपकी क्या करना है, मतलब जनरली इनका मेड्यूला और पोन्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है आपकी इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर देना। मतलब आप जो सांस ले रहे हैं ना, तो वो आप अभी सांस ले रहे हो लेट सपोज हर 5-5 सेकंड में, तो उस 5 सेकंड को 2 सेकंड बना दे कि आप हर 2 सेकंड में सांस लो, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा ना उस हिसाब से। यस सर। तो ये वही करता है। तो आपका जो ब्रेन वाला पार्ट है, मेडुला और पोन्स, इन दोनों का काम क्या है? आपके इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देना। और अगर आपकी बॉडी में CO2 और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो उसके लिए वर्क करेगा कौन? आपका ये कीमोसेंसिटिव एरिया। क्लियर? जो बॉडी की नीड Yes, को ma'am. समझेगा और आपकी इंस्पायरेशन के रेट को बढ़ाएगा। तो एक इंस्पायरेशन के रेट को कम कर Yes, रहा है ma'am. ड्यूरेशन को, और एक बढ़ा रहा है। मैम वो मेडुला ऑब्लांगेटा ही है ना? क्या अपेक्षा?
मेड्यूलो ऑब्लांगेटा कुछ तो हाँ वो होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ही है, ठीक है। Yes, और ये ma'am. बोलते हैं कि भाई आपका रेस्पिरेशन रेट कम करना है, ज्यादा करना है, इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, कोई भी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो गया है, सिर्फ ये लिख के देता है, तो क्या उससे आपकी बॉडी में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का कम होना या बहुत ज्यादा होना ब्रेन को या किसी भी पार्ट को कोई सिग्नल नहीं देता है। सिग्नल जाता है किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ CO2 या फिर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन की वजह से। ऑक्सीजन कोई काम नहीं करता। फिर आ जाते हैं हमारे डिसऑर्डर्स पे। पहला डिसऑर्डर है एस्थमा। कौन समझाएगा मेरे को एस्थमा क्या होता है? अब आप मेरे को समझाओगे, मैं नहीं आपको समझाऊंगी। हिमांशी, व्हाट इज एस्थमा? अस्थमा सुना होगा, ओल्ड एज में होता है। अगर आपके ब्रोंकियोल जो होता है ना, उनके ऊपर इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसकी वजह से आपके सांस में घरघराहट होती है तथा श्वसन लेने में कठिनाई होती है। हाँ श्वसन लेने में कठिनाई होती है, उसको बोलते हैं एस्थमा। एम्फाइसीमा क्या होता है? एम्फाइसीमा अल्वोलियर वॉल आर डैमेज। हाँ, इसके अंदर क्या होता है ना, ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था। इसकी वजह से जो एल्वियोलाई की वॉल है वो डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, और एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हुई तो आपका डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, Yes, ma'am. यस मैम। तो इसकी वजह से एम्फाइसीमा हो जाएगा। सेकंड डिसऑर्डर। थर्ड डिसऑर्डर पे आओ। थर्ड है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसको कौन समझाएगा मुझे? यस जानवी। मैम वर्किंग के दौरान जो रेस्पिरेटरी जो मतलब बीमारियां होती है। हाँ, लेट सपोज कोई भी वर्कर है, वो ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे स्टोन वगैरह तोड़े जाते हैं, ठीक है, किसी चीज की को पीसना होता है, तो वो उसके पार्टिकल आपके उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हवा में भी फैल जाता है ना। तो अब हवा में ऑक्सीजन इनहेल करोगे तो साथ साथ वो पार्टिकल भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं आपके या तो उसमें एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन में चिपक जाएंगे जाके, या आपके लंग्स को डैमेज करने लग जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है काम, जो आपका ऑक्यूपेशन है। लाइक मेरा ऑक्यूपेशन टीचिंग है, आपका स्टूडेंट हो तो कोई ऐसे जगह पे काम करता है, मतलब काम ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उसको डिसऑर्डर हो रहा है। तो ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है कि वो ऐसी जगह पे अगर वर्क कर रहे हैं ऐसे वर्कर्स, तो वो प्रॉपर मास्क वगैरह पहन के काम करें। यस मैम। यस मैम। और बताओ, चैप्टर फिनिश? Yes, ma'am. समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब इसका ना बच्चों में आपको एक DPP शेयर करूंगी जस्ट अभी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? पहले DPP नहीं करना है, आपको पहले इस पूरे चैप्टर को अच्छे से एक बार और एनसीईआरटी से पढ़ना है बैठ के, यस और मैम। DPP सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपका बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसको ट्राई करना। चलो उसको मत पढ़ के आना, मैं ही पढ़ाऊंगी, आप सिर्फ इस पे फोकस करना। यस और मैम। मेक श्योर बच्चों, जो संडे वाला टेस्ट है ना, हर कोई संडे का टेस्ट देगा। मैं देख रही हूँ बहुत बच्चे संडे टेस्ट मिस कर रहे हैं बेटा। मैम इसका PDF भेजा ग्रुप पर। ये जो मैंने पढ़ाया, यस मैम। Yes, ma'am.